हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक चैप्टर 2 सिंधु घाटी की कलाएं। इसके पहले चैप्टर 1 पढ़ाया जा चुका है, प्रागैतिहासिक शैल चित्र। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाता है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके पहले भी बहुत से टॉपिक के वीडियो चैनल पर कराए जा चुके हैं, तो आप प्लीज़ चैनल पर विजिट कीजिए और जो भी प्लेलिस्ट है वहाँ से आप वीडियो को देखिए। सभी प्लेलिस्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो आप उन्हें देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और आप वीडियो को देखने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करते रहिए जिससे और भी लोगों को हेल्प मिले। जो भी अभी तक इस चैनल के विषय में जानकारी नहीं प्राप्त किया उसको भी बताइए कि शिवानी आर्ट क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आर्ट के प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 सिंधु घाटी की कलाएं पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है हमारे लिए। सिंधु घाटी की कलाएं। सिंधु घाटी की कलाएं क्या हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी मूर्तियां या फिर मनुष्यों की मूर्ति या पशुओं की मूर्ति जो भी कुछ मिला है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सभी स्थलों से खुदाई में जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं उन्हें हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, और उस समय की कला का अनुमान लगा सकते हैं उन वस्तुओं को देख के। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं सिंधु घाटी की कला। सबसे पहले आपको ये बता दें कि सिंधु सभ्यता की जो खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी वर्ष 1921 में। और यहाँ पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी ये प्रमुख स्थल थे, जिनमें से दो नगरों की संज्ञा दी गई थी, दो स्थलों को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो चलिए डिटेल में देखते हैं बुक में क्या लिखा है। सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। यानी यहाँ पर सिंधु नदी की घाटी में जो कला का उद्भव हुआ ईसा पूर्व 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें प्रतिमाएं, मुहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां, ये सभी शामिल है। यानी कि वहाँ से जो भी उन स्थलों से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनमें क्या क्या है? प्रतिमाएं यानी कि मूर्तियां, मुहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां, जिन्हें टेराकोटा भी कहते हैं, शामिल है। तो ये सभी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं। उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। उनके द्वारा बनाई गई मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्तियां अत्यंत स्वाभाविक किस्म की है, क्योंकि उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि उस समय की जो मूर्तियाँ मिली थी, चाहे वो पशुओं की मूर्ति हो या फिर मनुष्यों की मूर्ति हो, वो देखने में बिल्कुल एकदम रियल लगती थी। उनमें जो अंगों की बनावट है वो बिल्कुल रियल जैसी होती थी। और उस समय के जो कलाकार थे उनमें काफ़ी कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। आगे देखते हैं। मृण मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियां, यानी कि मृण मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण भी उन्होंने बड़ी ही सूझबूझ और सावधानी के साथ किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता में दो प्रमुख स्थल थे। कौन कौन से थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिन्हें नगरों की संज्ञा दी गई थी, यानी कि वो नगर थे, जिनमें से हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। हड़प्पा जो था ये उत्तर में, मोहनजोदड़ो दक्षिण में, दोनों ही सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। ये दोनों ही नगर सुंदर नगर नियोजन की कला के प्राचीनतम उदाहरण थे। इन नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडारघर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि सभी अत्यंत ही व्यवस्थित रूप से यथास्थान बनाए गए थे। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था भी काफ़ी विकसित थी।
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से भी हमें कला वस्तुओं के नमूने मिले हैं, यानी यहाँ बताया गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा कुछ और स्थल हैं जहाँ से हमें कला वस्तुओं के नमूने प्राप्त होते हैं, जिनमें है लोथल और धौलावीरा जो कि गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा, रोपड़ पंजाब, कालीबंगा राजस्थान। तो ये भी वो स्थल हैं जहाँ से कला की वस्तुएं और कुछ नमूने मिले हैं। आगे हम देखते हैं पत्थर की मूर्तियाँ। सिंधु सभ्यता में पत्थर की मूर्तियों के विषय में हम पढ़ते हैं। हड़प्पाई स्थलों पर पाई गई मूर्तियां भले ही वे पत्थर, कांसे या मिट्टी की बनी हो, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि हड़प्पाई यानी कि हड़प्पा स्थलों से, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से जो मूर्तियां मिली हैं वे पत्थर, कांसे या मिट्टी की बनी हैं और वो संख्या में अधिक नहीं है, लेकिन कला की दृष्टि से वे काफ़ी उच्च कोटि की है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियां जो हैं ये त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। पत्थर की मूर्तियों में कौन कौन सी मूर्तियां मिली हैं? 2 पुरुष प्रतिमाएं बहुचर्चित हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं 2 पुरुष प्रतिमाएं, जिनमें है एक पुरुष धड़ जो कि लाल चूना पत्थर का बना है और दूसरी है दाढ़ी वाले पुरुष की अवाक्ष मूर्ति, ये सेलखड़ी की बनी हुई है। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट आएगा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वो हम आपको बताते चलेंगे। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पुरुष धड़ कहाँ से मिला है? लाल चूना पत्थर का बना हुआ पुरुष धड़ की 2 मूर्तियाँ हैं, यानी कि 2 पुरुष प्रतिमाएँ मिली हैं। एक पुरुष धड़ है जो लाल चूना पत्थर से बना हुआ है और दूसरी है दाढ़ी वाले पुरुष की अवाक्ष मूर्ति जो सेलखड़ी की बनी है। तो हड़प्पा से प्राप्त है, जो यानी कि लाल चूना पत्थर का बना जो पुरुष धड़ है ये हड़प्पा से प्राप्त है, और दूसरी जो दाढ़ी वाले पुरुष की अवाक्ष यानी जिसे दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति भी कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और आप ये देख सकते हैं इसका यानी इस मूर्ति की पिक्चर भी आप देख सकते हैं। पिक्चर के माध्यम से आप समझ भी सकते हैं इसको देखकर कि ये बिल्कुल जैसे ध्यान मग्न कोई पुजारी, तो इसीलिए इसे दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा कहा जाता है। और इसके इधर हाथ में एक यहाँ पर बाजूबंद बना हुआ है और ये शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। आँखें बिल्कुल लंबाई में हैं और आधी बंद हुई सी आँखें दिखाई गई हैं। तो चलिए इसके विषय में डिटेल में पढ़ते हैं। दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। इस अवाक्ष मूर्ति को शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है। शॉल बाएं कंधे के ऊपर से और दाहिनी भुजा के नीचे से डाली गई है। शॉल त्रिफुलिया नमूनों में सजी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से फूल से सजी हुई है। आंखें कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई गई हैं, मानो वह पुरुष ध्यानावस्थित हो, यानी ध्यान की अवस्था में लीन दिखाया गया है। नाक सुंदर बनी हुई है और होंठ कुछ आगे निकले हुए हैं, जिनके बीच की रेखा गहरी है। दाढ़ी, मूछ और गलमुच्छे चेहरे पर उभरी हुई दिखाई गई हैं। कान सीप जैसे दिखाई देते हैं और उनके बीच में छेद है। बालों को बीच की मांग के द्वारा 2 हिस्सों में बांटा गया है और सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बंधा हुआ दिखाया गया है। दाहिनी भुजा पर एक बाजू बंद है जो कि मैंने आपको दिखाया, और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं जिससे लगता है कि वह हार पहने हुए। तो ये है योगी की मूर्ति की डिटेल में हम पढ़ सकते हैं कैसे किस तरह से मूर्ति में बनाई गई है। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बन जाता है, आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से त्रिफुलिया अलंकरण वाले उत्तरी यानी दुशाला ओढ़े एक दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से।
और हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? लाल पत्थर की बनी हुई एक पुरुष धड़ की मूर्ति। तो आगे बढ़ते हैं। कांसे की ढलाई। अब इसी में हम कांसे की ढलाई के विषय में पढ़ेंगे। उस समय जो कांसे की ढलाई की जाती थी उसका प्रोसेस क्या होता था। हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में वे काफ़ी प्रवीण थे, कुशल थे। इनकी कांस्य मूर्तियां कांसे को ढालकर बनाई जाती थी। इस तकनीकी के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थी। पहले वो एक मोम की प्रतिमा या मूर्ति बना लेते थे, फिर इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह से सूख जाती थी तब उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद से रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। कांस्य में मनुष्य और जानवरों दोनों की ही मूर्तियां बनाई गई हैं। तो ये होता था उनका कांसे की ढलाई का सारा प्रोसेस। और कांसे में उन्होंने मनुष्यों और जानवरों दोनों की ही मूर्तियां उन्होंने बनाई हैं। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है एक लड़की की मूर्ति, यानी कि जो एक लड़की की मूर्ति मिली हुई थी जिसे कि नर्तकी के रूप में जाना जाता है, डांसिंग गर्ल, ये कांसे की बनी हुई थी। कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियां, भैंस और बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी हुई है तथा सींग फैले हुए हैं। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुतायत में होता था, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में होता था। सिंधु सभ्यता में जो कांसे की ढलाई का काम होता था ये बहुत अधिक मात्रा में होता था। लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता। लोथल से क्या मिलता है? तांबे का कुत्ता और पक्षी। कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्ति और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई तांबे और कांसे की मानव मूर्तियां। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से तांबे और कांसे की मूर्तियां मिली हैं वे इन सभी मूर्तियों से कम नहीं है, यानी कि वो भी अत्यधिक सुंदर हैं। तो आप नीचे ये देख सकते हैं, ये टेराकोटा की बनी हुई मिट्टी से बनी हुई आकृति है। कितनी सुंदर ढंग से उस समय मिट्टी की आकृतियां बनाई जाती थी। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मृण मूर्तियां, यानी कि टेराकोटा से बनी हुई मूर्तियां। मृण मूर्तियां जिन्हें कि टेराकोटा भी कहते हैं। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियों जितनी अच्छी नहीं होती थी। सिंधु घाटी की मूर्तियों में कौन सी मूर्तियां हैं? मातृदेवी की प्रतिमा अधिक उल्लेखनीय है। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्ति हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृदेवी की मूर्तियों से बहुत ही अलग तरह की है। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूछ वाले ऐसे पुरुषों की भी छोटी छोटी मूर्तियां पाई गई हैं जिनके बाल गूंथे हुए कुंडलित हैं, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं। टांगे थोड़ी चौड़ी हैं और भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई हैं। ठीक ऐसी ही मुद्रा में मूर्तियां बार बार पाई गई हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये किसी देवता की मूर्तियां हैं। एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला है। इसके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियां, छड़के, सीटियां, पशु पक्षियों की आकृतियां, खेलने के पासे, गिट्टियां, चक्र का डिस्क, ये सभी मिले हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चिड़िया की आकृति जैसी है और ये इसमें जो बना है ये पहिए, दो पहिए दिखाए गए हैं इधर और इधर। तो ये पहिएदार गाड़ी और ये मिट्टी का बना हुआ है और इधर यहाँ पर कुछ आकृतियाँ और दिखाई गई हैं जिनमें ये मातृदेवी की मूर्ति है और ये टेराकोटा यानी मिट्टी के बने कुछ खिलौने भी दिखाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में ये मूर्तियाँ कितनी सुंदर लगती थी। आगे हम बढ़ते हैं, मुद्राओं के विषय में अब जानेंगे। सिंधु सभ्यता से जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं तो
पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मुद्राएं यानी मोहरें मिली हैं, जो आमतौर पर किसकी बनी होती थी? सैलखड़ी और कभी कभी गोमद, चकमक पत्थर, तांबा, कांस्य और मिट्टी से भी बनाई गई थी। उन पर एक सींग वाले सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनको आप नोट कर सकते हैं। वहाँ पे जो मुद्राएं मिली हैं वो सैलखड़ी की बनी होती थी और गोमद, चकमक पत्थर, तांबा, कांस्य और मिट्टी से भी बनाई जाती थी। उन पर क्या बना होता था? एक सींग वाले सांड बने हैं, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी होती थी। मोहरें, जो मोहरें मिली हैं उन पर इन सभी पशुओं की आकृतियां बनी हुई थी। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी। यानी कि ये जो मुद्राएं बनाई जाती थी ये लोग बाजूबंद के रूप में भी पहना करते थे, जिससे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी। यानी अपनी पहचान के लिए वे मुद्राओं को बाजूबंद के रूप में पहन लेते थे, जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं। हड़प्पा की मानक मुद्रा, इसकी माप क्या होती थी? हड़प्पा की जो मानक मुद्रा है 2x2 इंच की वर्गाकार पटिया होती थी, जो आमतौर पर किससे बनी होती थी? सैलखड़ी से। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी बनी हुई पाई गई हैं। मुद्राओं के डिज़ाइन अनेक प्रकार के होते थे। अधिकांश में कोई जानवर, जैसे कि कुबड़दार या बिना कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरे और दैत्याकार जानवर बने होते हैं। उनमें कहीं कहीं पेड़ों और मानवों की आकृतियां भी बनी पाई गई हैं। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा है जिसके केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों ओर पशु आकृति, यानी कि कई जानवर बने हुए हैं। उसके चारों ओर कई जानवर बने हैं। इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि पशुपति की मुद्रा में मोहरें कहाँ से पाई गई हैं? सिंधु सभ्यता में। इनका जो आकार होता था 1/2 से 2 इंच तक के वर्ग या आयत के रूप में होता था पशुपति मुद्रा का आकार, जबकि कुछ अन्य इसे किसी देवी की आकृति भी मानते हैं। और इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी हुई दिखाई गई है। इस मानव आकृति के दाहिनी ओर एक हाथी और एक बाघ यानी कि शेर है, जबकि बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा दिखाया गया है। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे 12 सींगें हैं। इस तरह की मुद्राएं 2500 से 1900 ईसा पूर्व की हैं और ये सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे अनेक पुरास्थलों पर बड़ी संख्या में पाए गए हैं। और आपके सामने ये मुद्रा है पशुपति की मुहर। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। एक मानव आकृति को पालथी मार कर बैठे यहाँ पर दिखाया गया है और इधर यहाँ पर बाघ दिखाया गया है, हाथी, गैंडा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से चारों ओर पशु दिखाए गए हैं। बीच में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठे, जिसे पशुपति की मुहर कहा जाता है। तो पिक्चर को देख के आप और अच्छे से समझ सकते हैं इसे। और ये मोहनजोदड़ो से भारी संख्या में पाए गए हैं। इनकी सतहों पर मानव और पशु आकृतियां उत्कीर्ण हैं। इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टियां टैबलेट भी पाई गई हैं, जिनमें एक ओर मानव आकृति और दूसरी ओर कोई अभिलेख अथवा दोनों ओर ही कोई अभिलेख है। इन पट्टियों पर आकृतियां और अभिलेख किसी नोकदार औजार यानी छेनी से सावधानीपूर्वक काटकर अंकित किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये ताम्र पट्टियां बाजूबंद की तरह भुजा पर बांधी जाती थी। मुद्राओं पर अंकित अभिलेख हर मामले में अलग अलग किस्म के होते थे, मगर इन ताम्र पट्टियों पर अंकित अभिलेख उन पशुओं से ही संबंधित है जो उन पर चित्रित किए गए थे। तो उम्मीद है इतना आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर भी आपको ये मोहरें दिखा देते हैं। ये एक सिंघे की मोहर है। ये मोहर आप देख सकते हैं किस तरह से बना है, दोनों मोहरें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम मृदभांड के विषय में पढ़ेंगे, जो उस सभ्यता में मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। मृदभांड, इन पुरास्थलों से बड़ी संख्या में प्राप्त मृदभांडों यानी मिट्टी के बर्तनों की शक्ल सूरत तथा उन्हें बनाने की शैलियों से हमें तत्कालीन डिजाइनों के भिन्न भिन्न रूपों तथा विषयों के विकास का पता चलता है। यानी उस समय के बर्तनों को देखने से उस समय उन बर्तनों की कैसी शक्ल सूरत होती थी या कौन सी शैली, कौन सी डिज़ाइन बने होते थे, उनका पता चलता है। सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए गए बर्तन हैं, हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं हैं। यानी सिंधु घाटी में जो मिट्टी के बर्तन अधिकतर पाए गए हैं वो कुम्हार की चाक पर बनाए गए बर्तन हैं, हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं हैं। इनमें रंग किए हुए बर्तन कम और सादे बर्तन अधिक हैं। ये बर्तन यानी ये बर्तन जो हैं सादे वाले आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने होते थे। किसके बने होते थे? लाल चिकनी मिट्टी के। इनमें से कुछ पर सुंदर लाल या स्लेटी लेप लगी है। कुछ घुंडीदार पात्र हैं जो घुंडियों की पंक्तियों से सजे हैं। काले रंगीन बर्तनों पर लाल लेप की एक सुंदर परत है जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां और पशुओं के डिजाइन बने हैं। या आप बर्तन भी देख सकते हैं किस तरह से इनमें यहाँ पर छोटे छोटे छेद भी किए गए हैं बर्तनों में। ये छिद्रित बर्तन कहलाते हैं। बहुरंगी मृदभांड बहुत कम पाए गए हैं। इनमें मुख्यतः छोटे छोटे कलश शामिल हैं जिन पर लाल, काले, हरे और कभी कभार सफ़ेद तथा पीले रंगों में ज्यामितीय आकृतियां बनी हैं। ये कलश आप देख सकते हैं, तो इनमें लाल, पीले, हरे और ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई हैं। उत्कीर्णित बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं और जो पाए भी गए हैं उनमें उत्कीर्णन की सजावट पेंदे और बलि स्तंभ की तश्तरियों तक ही सीमित थी। छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छिद्र बर्तन जो ऊपर मैंने दिखाया कि तल पर और छोटे छेद उनकी दीवार पर सर्वत्र यानी सभी जगह पाए गए हैं। ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थों को छानने के काम में लाए जाते रहे होंगे। घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों तथा आकारों में पाए गए हैं। सीधे और कोणीय रूपों वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले ही मिले हो। ये आगे बढ़ते हैं। लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच से भी कम ऊंचाई वाले हैं, खास तौर पर इतने अधिक सुंदर बने हुए हैं कि कोई भी दर्शक उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। तो आप ये देख सकते हैं, ये छोटे वाले जो पात्र हैं इसकी बात की गई है। ये देखने में काफ़ी आकर्षक लगते हैं, सुंदर लगते हैं, तो इनकी बात की गई है यहाँ पर। ये सभी मिट्टी के बर्तन हैं। अब आभूषणों के विषय में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, किस्सा कैसे उस समय के आभूषण क्या होते थे। आभूषण। हड़प्पा के पुरुष और स्त्रियां अपने आप को तरह तरह के आभूषणों से सजाते थे। ये गहने बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक के बने होते थे। यानी उस समय के जो गहने थे वो हड्डी और बहुमूल्य धातु और हड्डी और पकी हुई मिट्टी के भी बने होते थे। गले के हार, फीते, बाजूबंद और अंगूठियां आमतौर पर पुरुषों और स्त्रियां दोनों के द्वारा समान रूप से पहनी जाती थी, पर करधनियाँ, बूंदे यानी कि कर्णफूल और पैरों के कड़े या पैजनियाँ ये केवल स्त्रियां ही पहनती थीं। मोहनजोदड़ो और लोथल से ढेरों गहने मिले हैं जिनमें सोने और मूल्यवान नगों के हार, तांबे के कड़े और मन के, सोने के कुंडल, बूंदे, झुमके और शीर्ष आभूषण, लटकने तथा बटने और सेलखड़ी के मन के तथा बहुमूल्य रत्न शामिल हैं।
सभी आभूषणों को सुंदर ढंग से बनाया गया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा के फरमानापुरा स्थल पर एक कब्रिस्तान यानी शवाधान पाया गया, जहां शवों को गहनों के साथ दफनाया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हरियाणा के फरमाना में एक पुरा स्थल पर एक कब्रिस्तान यानी शवाधान पाया गया, जहां पर शवों को गहनों के साथ ही दफनाया गया है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। चन्हूदड़ो और लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है कि मनके बनाने का उद्योग काफ़ी अधिक विकसित था उस समय। मनके यानी कि कार्निलियन, जमुनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, कांचमणि, सेलखड़ी, फिरोजा, लाजवर्द मणि आदि के बने होते थे। इसके अलावा तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुएं और शंख, सीपिया और पक्की मिट्टी भी मनके बनाने के काम में आती थी। मनके जो थे वो तरह तरह के रूप और आकार के होते थे। कोई तश्तरी नुमा, कोई बेलकाकार यानी बेलनाकार और गोल या ढोलकाकार होता था। तो कोई जो होता था कई खंडों में विभाजित, यानी इस तरह के उस समय मनके बनाए जाते थे। मनके बनाने का कार्यशाला कहाँ? चन्हूदड़ो और लोथल। आगे बढ़ते हैं। कुछ को काट कर या रंग कर सुंदर बनाया जाता था, तो कुछ में तरह तरह के नमूने खुदे होते थे। मनकों के निर्माण में अत्यधिक तकनीकी कुशलता का प्रयोग दर्शाया गया है। हड़प्पा के लोग पशुओं, विशेष रूप से बंदरों और गिलहरियों के नमूने बनाते थे, जो एकदम असली जैसे दिखाई देते थे। कहाँ के लोग बनाते थे? हड़प्पा के लोग। इनका उपयोग पिन की नोक और मनकों के रूप में किया जाता था। सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में तकवे और तकुआ चक्रियाँ भी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उन दिनों कपास और ऊन की कताई बहुत प्रचलित थी। गरीब और अमीर दोनों ही तरह के लोगों में कताई का आम रिवाज था। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि तकवे की चक्कियाँ मिट्टी तथा सीपियों की बनी हुई पाई गई हैं। पुरुष और स्त्रियां धोती और शॉल जैसे दो अलग अलग कपड़े पहनते थे। पुरुष और स्त्रियां धोती और शॉल, पुरुष जो थे वो धोती और शॉल यानी ये दोनों अलग अलग कपड़े पहनते थे। शॉल दाएं कंधे के नीचे से ले जाकर बाएं कंधे के ऊपर से ओढ़ी जाती थी। तो जहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा एग्ज़ाम की दृष्टि, वो हम आपको ज़रूर बता देंगे। ये आप गहने देख सकते हैं, उस समय के जो भी मोती एवं आभूषण थे। आगे बढ़ते हैं। पुरातत्वीय खोजों में मिली चीज़ों से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग साज श्रृंगार और फैशन के प्रति काफ़ी जागरूक थे। उनमें केश सज्जा की भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रचलित थी। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे और स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए सिंदूर, काजल, लाली का प्रयोग करती थी और चेहरे पर लेप लगाती थी। धौलावीरा में पत्थरों के ढांचों के अनेक अवशेष मिले हैं, जिनसे यह प्रकट होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने घर आदि के निर्माण में पत्थर का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के कलाकार एवं शिल्पकार अनेक शिल्पों में अत्यधिक पारंगत थे, जिनमें धातु का ढलाव, पत्थरों पर नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाना और उन्हें रंगना एवं जानवरों, पौधों और पक्षियों के साधारण रूप को लेकर टेराकोटा का निर्माण भी मुख्य रूप से करते थे। और इधर ये टेराकोटा के बने हुए मिट्टी के खिलौने आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी में आगे हम नर्तकी की मूर्ति के विषय में पढ़ेंगे। तो देखते हैं नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए नर्तकी की मूर्ति से जुड़े टॉपिक को भी समझते हैं। सिंधु घाटी की कलाकृतियों में एक सर्वोत्कृष्ट कृति एक नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा है। ये जो नर्तकी की प्रतिमा है ये किससे बनी हुई है? कांस्य की बनी हुई है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डांसिंग गर्ल या मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनाई गई है? ये कांस्य माध्यम में बनाई गई है। यह आपके सामने इस मूर्ति की पिक्चर भी है, आप देख सकते हैं। डांसिंग गर्ल, जिसकी ऊंचाई लगभग 4 इंच है,
मोहनजोदड़ो में पाई गई यह मूर्ति तत्कालीन ढलाई कला का एक उत्तम नमूना है। नर्तकी की त्वचा का रंग सांवला दिखाया गया है। वह लगभग निर्वस्त्र है और उसके लंबे केश सिर के पीछे एक जूड़े के रूप में गूंथे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पर इसके जो केस दिखाए गए हैं, बाल दिखाए गए हैं जूड़े के रूप में। उसकी बाईं भुजा चूड़ियों से ढकी हुई है। वह अपने दाईं भुजा के ऊपरी भाग में बाजूबंद और नीचे के भाग में कड़ा पहने हुए है। तो एक तरफ यानी कि इसकी जो बाईं भुजा है वो पूरी चूड़ियों से ढकी हुई है और दाईं भुजा के ऊपरी भाग में इसने बाजूबंद पहन रखा है और नीचे के भाग में कड़ा, ऐसा दिखाया गया है इस मूर्ति में। कौड़ियों से बना एक हार उसके गले की शोभा बढ़ा रहा है। उसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर टिका है और बायां हाथ परंपरागत भारतीय नृत्य की मुद्रा में है, उसके घुटने से कुछ ऊपर बाईं जंघा पर टिका हुआ प्रतीत होता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और नाक चपटी है। यह आकृति भावाभिव्यक्ति और शारीरिक ऊर्जा से ओतप्रोत है और हमें बहुत कुछ कह रही है। यानी इस मूर्ति को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह बहुत कुछ कह रही है और काफ़ी शारीरिक ऊर्जा से ये भरी हुई है। और ये नृत्य की मुद्रा में, यानी कि इसका जो ये हाथ है यहाँ पर जंघे पर टिका हुआ है और इसी के कारण इसे नर्तकी की मूर्ति यानी डांसिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या है, कांस्य या फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त डांसिंग गर्ल किस माध्यम में बनी है, कांस्य माध्यम में बनी है और ये कहाँ से प्राप्त है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। तो आगे बढ़ते हैं और आप ये डांसिंग गर्ल की पूरी इमेज देख सकते हैं, यानी पूरी पिक्चर आप देख सकते हैं यह मूर्ति किस तरीके से ढाली गई थी कांस्य माध्यम में। आगे बढ़ते हैं, वृषभ प्रतिमा। अब हम मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो वृषभ यानी बैल की प्रतिमा मूर्ति मिली थी उसके विषय में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक पढ़ने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि कोई भी चीज़ हम बहुत डिटेल में पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं अच्छे तरीके से। तो वृषभ प्रतिमा जो है मोहनजोदड़ो में पाई गई यह कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये भी जो है कांस्य में निर्मित है क्योंकि इसमें एक भारी भरकम वृषभ को एक आक्रामक मुद्रा में बखूबी प्रस्तुत किया गया है। वृषभ गुस्से में अपना सिर दाईं ओर घुमाए हुए है और उसके गले में एक रस्सा बंधा हुआ है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो वृषभ है कांस्य में निर्मित ये प्रतिमा आप देख सकते हैं और इसमें ऐसा बताया गया है कि ये एक भारी भरकम वृषभ जो है कि आक्रामक मुद्रा में, इसे गुस्से की मुद्रा में दिखाया गया है और इसका सिर दाईं ओर घुमा हुआ है और इस गले में एक रस्सी भी बंधा हुआ है। तो आप इसको देखकर काफ़ी कुछ समझ सकते हैं किस तरह से बना हुआ है कांस्य माध्यम में। आगे बढ़ते हैं, आगे हम कुछ और इसी में पढ़ेंगे। पुरुष धड़ की जो मूर्ति मिली है, तो पुरुष धड़ की यह मूर्ति लाल बलुआ पत्थर की बनी है। यानी यह जो पुरुष धड़ की मूर्ति मिली है, जैसा कि इसके पहले भी आगे हमने बताया है कि लाल बलुआ पत्थर की बनाई गई है, लाल बलुआ पत्थर से बनी है और इसमें सिर और भुजाएं जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों के गड्ढे बने हुए हैं। धड़ के सामने वाले हिस्से को एक विशेष मुद्रा में सोच समझकर बनाया गया है। कंधे अच्छे पके हुए हैं और पेट कुछ बाहर निकला हुआ है। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। ये जो पुरुष धड़ यानी लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई पुरुष धड़ की ये प्रतिमा जो है बहुत ही सुंदर है और यह कहाँ से मिली है, यह हड़प्पा से प्राप्त है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 3.25 इंच ऊंची है और यह प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं, कुछ चित्रित मृदभांड हैं यानी कि मिट्टी के बर्तन जो है। मोहनजोदड़ो में पाया गया यह पात्र कुम्हार की चाक पर चिकनी मिट्टी से बना हुआ है।
कुम्हार ने अपनी कुशल अंगुलियों की सहायता से उसे एक आकर्षक रूप दिया है। आग में पकाने के बाद इस मिट्टी के पात्र को काले रंग से रंगा गया था। इस पर बने हुए चित्र वनस्पतियों और ज्यामितीय आकृतियों के हैं। वैसे तो ये चित्र साधारण है, लेकिन इनमें अमूर्तीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो ये है चित्रित मृदभांड और यह मोहनजोदड़ो से पाया गया पात्र है। इसी तरह से आगे हम देखते हैं मातृका यानी कि मातृदेवी की जो मूर्ति मिली हुई है। तो मातृका की मूर्तियों को आमतौर पर भद्दी अपरिष्कृत खड़ी मुद्रा में उन्नत उरोजों पर हार लटकाए और कमर के चारों ओर एक अधो वस्त्र लपेटे हुए करधनी पहने हुए दिखाया गया है। सिर पर पंखे जैसा आवरण है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, और दोनों तरफ प्याले नुमा उभार। सिंधु घाटी की मातृदेवी की प्रतिमाओं की एक अलंकारिक विशेषता है इन आकृतियों की गोल गोल आंखें, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो मातृदेवी की प्रतिमा मिली है, इसकी जो विशेषता है, इसकी गोल गोल आंखें और चोंच जैसी नाक, जो कि बहुत भद्दी दिखाई देती है, और उनका मुंह ऐसा लगता है कि जैसे चीर कर बनाया गया हो। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हुई मातृदेवी की प्रतिमा है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं यह मूर्ति किस तरह से बनाई गई है। तो इसी तरह से आपके सामने ये सिंधु घाटी की कला को मैंने प्रस्तुत किया चैप्टर 2, और उम्मीद है आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो इसी में इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ से जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो किस तरह से बनाई गई हैं और कैसे निर्मित की गई हैं। तो पहला यहाँ से दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति मिली हुई है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, वृषभ की प्रतिमा है और पुरुष धड़ की मूर्ति मिली है, चित्रित मृदभांड मिले हुए हैं, फिर मातृका यानी कि मातृदेवी की मूर्ति भी मिली। तो फ्रेंड्स, आज आपने इस वीडियो में सिंधु घाटी की कला के विषय में डिटेल में जानकारी प्राप्त की, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आने वाले कला के एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल दोनों का लिंक दिया जाता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिंक दिए जाते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।